नमस्कार साथियों, जीएस लाइव चैनल में मैं कृष्णकांत आपका फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, पर्यावरण पारिस्थितिकी का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं हम इसमें पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, उनसे रिलेटेड जो भी पिछले परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे हुए क्वेश्चंस थे, हमने उनको करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज इसका जो सेकेंड पार्ट है इसको करेंगे। इसमें हम पर्यावरण पारिस्थितिकी से रिलेटेड कुछ ऐसी टर्मोलॉजी है जिनका अक्सर यूज होता है और उनका क्या मतलब होता है और पर्यावरण पारिस्थितिकी या पर्यावरण के संदर्भ में उनका कहाँ पे उपयोग होता है उसको समझेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं उनको करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये इसके कंटेंट अच्छे लगते हो, ये वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला जो भी भाग होगा पर्यावरण पारिस्थितिकी से रिलेटेड आपको वो मिलता रहे और आप उसको सुचारू रूप से करते रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के जिस सेशन का पहला पार्ट है, जैसे अनुक्रम, सक्सेशन क्या होता है। ये है कि अनुक्रम की जो संकल्पना थी 1916 में F.E. क्लेमेंट्स ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? F.E. क्लेमेंट्स ने दिया था। इसका मतलब क्या होता है? अनुक्रम यह होता है कि जो समस्त पारिस्थितिकी तंत्र में जो पादप समुदाय होता है उनमें समय के साथ परिवेश में एक दिशा में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को, और जो ये क्रमिक परिवर्तन होता है वो जो समस्त प्रक्रिया होती है इस क्रमिक परिवर्तन में, वही क्या होती है? उसका अनुक्रम होती है। कि कोई भी पादप समुदाय जो है वो किस प्रकार से ज़मीन में उगता है, बढ़ता है, फिर उसमें से फल लगते हैं, इस प्रकार की जो समस्त प्रक्रिया है वही उसका अनुक्रम होती है। ठीक है, क्लीमेंट्स के अनुसार जो सुलभ पर्यावरणीय दशाओं वाले किसी निश्चित निवास क्षेत्र में वनस्पतियों के अनुक्रम की जो 5 क्रमिक अवस्थाएं होती हैं। इन्होंने कहा, क्लीमेंट साहब ने कहा कि कोई भी अगर एक सुलभ पर्यावरणीय दशा है और किसी एक विशेष क्षेत्र की बात किया जाए, वहाँ पे कोई एक बढ़िया पर्यावरणीय दशा है, सुलभ पर्यावरणीय दशा है, तो वहाँ पे जो भी अनुक्रम होगा वो 5 प्रकारों में हो जाए, मतलब 5 क्रम में वो अनुक्रम कंप्लीट हो जाता है। तो वो क्रम क्या थे? पहले उन्होंने कहा न्यूडेशन होता है, मतलब पहले भूमि समाशोचन होता है या भूमि का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि नवीन समुदाय का आगमन होता है, माइग्रेशन होता है या प्रव्रजन होता है। कोई नवीन समुदाय आता है या कहीं चला जाता है, या कह सकते हो कोई नवीन समुदाय का आगमन होता है, जैसे हमने बीज को रोप दिया। ठीक है, फिर कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है उन समुदायों के बीच में कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। रिएक्शन होगा, उसकी प्रक्रिया यह रहती है कि कोई एक बचता है और वो स्थिर होता है। अगर एक सूक्ष्म अनुक्रम की बात करें तो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि जब हम क्या करते हैं, पहले खेत की जुताई करते हैं तो हम एक मृदा का निर्माण करते हैं कि खेत बना दिया हमने, फिर हमने उसमें बीज का रोपण करते हैं, मतलब एक नवीन समुदाय का उसमें हम आगमन कराते हैं। फिर क्या होता है कि जब खेत में जो पहले से जो घास वगैरह रहती है और जो बीज रोपे हैं, इनमें एक प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन रहेगा। तो होता क्या है कि जैसे आदमी घास वगैरह निकाल भी देता है तो बचता कौन है? वही जो बीज हम बोए रहते हैं जिस भी पौधे का, वो बचता है और बाद में वो फल लगता है और उसका हम काटते हैं या कुछ भी करते हैं। तो जो भी चीज़ें होती हैं वो उसका पूरा एक अनुक्रम होता है। ठीक है, हमने खेत में बनाया, पहले उस भूमि निर्माण की, खेत की बनाया, फिर उसके बाद उसमें हमने बीज रोपा, बीज रोपने के बाद वो बीज उगा, उसमें प्रतिस्पर्धा हुई, फिर बीज बढ़ा, पौधा के रूप में बना और उसमें फल लगा। ठीक है, जो ये पूरी प्रक्रिया हुई वही क्या है? उसका अनुक्रम है। यही क्रम क्या होता है? अनुक्रम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको हम ऐसे डायग्राम फॉर्म में देखें। कोई भी एक, मान लीजिए बंजर भूमि थी, कोई भी एक बंजर भूमि थी, उसमें हमने आज के समय में बंजर भूमि को क्या नाम है, सही करने के लिए विभिन्न प्रकार की सरकार के द्वारा योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिसमें जिप्सम जैसी खाद का इस्तेमाल किया जाता है जो बंजर भूमि में पोषक तत्वों को स्थिर करने का काम करता है, उसकी क्या नाम है, लवणीयता को ख़त्म करने की का काम करता है। तो बंजर भूमि थी, उसमें हमने पोषक तत्व आ गए। उस पोषक तत्व के आने के बाद उस बंजर भूमि पर कौन सा पौधा उगा? लाइकेन उगता है। सबसे पहले क्या उगता है? लाइकेन उगता है, काई उगती है। ठीक है, लाइकेन उगने के बाद उसमें घास उगता है, छोटी छोटी घासें उगती हैं। घास उगने के बाद क्या होता है? वहाँ पे झाड़ियों का निर्माण होता है और झाड़ियों के निर्माण के बाद क्या बनता है? पेड़ बनता है। ठीक है, तो पेड़ क्या है?
स्थिरीकरण है। तो बंजर भूमि क्या थी, हमने भूमि तैयार की पोषक तत्व डाल करके, ये न्यूट्रिशन हुआ, ठीक है। फिर हमने उससे लाइकेन तैयार किया, ठीक है। लाइकेन तैयार करने के बाद घास आई, मतलब नवीन समुदाय बना, फिर झाड़ियाँ बनी, फिर इनमें प्रतिस्पर्धा हुई और कौन बचा, पेड़ बचा। तो ये पेड़ क्या हुआ, एक फाइनल प्रोडक्ट बना। तो ये अनुक्रम का एक क्या नाम है, पादपीय अनुक्रम का ये क्रम है, ठीक है। आगे देखते हैं। ऐसे ही एक जलीय अनुक्रम का क्या क्रम होता है कि कोई भी एक जलीय भाग है जहाँ पे बहुत सारी मात्रा में जल है, जब ये जलीय भाग सूखता है तो क्या बनाता है, दलदल का निर्माण करता है, ठीक है। ये दलदल बना, दलदल बनने के बाद जब दलदल हल्का सा थोड़ा सा सूखता है तो उसमें बहुत सारी मात्रा में घास उगती है और उसके बाद क्या उगता है, पेड़ उगता है। तो ये क्या है, एक जलीय अनुक्रम है। जलीय अनुक्रम में भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या नाम है, पर्वतीय अनुक्रम है। कोई एक पठार पर्वत होता है, जब इसमें वर्षा होती है तो वर्षा के जल के द्वारा या नदियों के जल के द्वारा मिट्टी का कटान बन, तो वहाँ से पोषक तत्वों की जो मिट्टियाँ होती हैं उनको ले जा के एक जगह स्थिर करता है, वो मृदा का निर्माण करता है और इस मृदा के निर्माण में क्या उगता है, फिर पेड़ पौधे उगते हैं। तो ये किसकी, पर्वतीय अनुक्रम है, ठीक है। हमने जलीय अनुक्रम पढ़ लिया, पादपीय अनुक्रम पढ़ लिया, जलीय अनुक्रम पढ़ लिया और पर्वतीय अनुक्रम पढ़ लिया। अगर अनुक्रम को देखा जाए तो जैसे हमारी पृथ्वी आज के 4.2 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी क्या थी, एक तप्त गोला ही थी। बाद में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अणुओं के संयोग से जल बनता है, इस पे वर्षा होती है, पृथ्वी का ऊपरी परत ठंडा होता है, सब क्या नाम है, उनमें बहुत सारे में क्या कह सकते हो, रासायनिक अवक्षेपण, भौतिक होता है। फिर उसकी वजह से मिट्टी का निर्माण होता है, अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रियाएं होती हैं। मिट्टी के निर्माण होने के बाद क्या होता है कि उसमें घास उगती है, लाइकेन उगता है, घास उगता है, पेड़ पौधे उगते हैं। और आज जो सिनेरियो है, जो भी वातावरण हम अपने चारों तरफ देखते हैं, ये एक दिन का बना हुआ वातावरण नहीं है, ये कई वर्षों के बाद तैयार किया हुआ वातावरण है। यही क्या है, अनुक्रम है। आज पेड़ पौधे हैं, अब हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, तो ये अनुक्रम की एक चरम अवस्था है। काटने के बाद फिर से वो प्रक्रियाएं होंगी और फिर से कभी एक पेड़ उगे, मतलब ये अनुक्रम की प्रक्रिया चलेगी जरूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुक्रम क्या होता है, अनुक्रम धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है। हमने कहा एक दिन की प्रक्रिया नहीं है पृथ्वी के बनने में, ये धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती है। इसमें नवीन समुदाय से शुरुआत होकर चरम समुदाय पर स्थिर हो जाता है, ठीक है। आज के जो समुदाय है, अनुक्रमण जो शब्द है सर्वप्रथम किसने दिया था, तो हुल्ट महोदय ने दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक टर्मोलॉजी यूज होता है गहन पारिस्थितिकी की। गहन पारिस्थितिकी क्या होती है, गहन पारिस्थितिकी शब्द का अगर प्रयोग देखा जाए तो नॉर्वे के एक दार्शनिक थे अर्नीज नेस साहब, उन्होंने 1972 में गहन पारिस्थितिकी जैसी संकल्पना ले आई थी। उनका ये कहना था कि जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के जो क्रांतिक उपाय हैं, अगर उन पर जोर दिया जाए तो यही जो क्रांतिक उपाय होंगे, ये क्या होगी, गहन पारिस्थितिकी होगी। तो गहन पारिस्थितिकी मानव को अन्य प्रजातियों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानती है। वो कहती है कि पृथ्वी पर जितनी भी प्रजातियां हैं, सभी प्रजातियां एक समान हैं, एक बराबर हैं। ये गहन पारिस्थितिकी कहती है, ठीक है। और अगर यहीं पर सतही पारिस्थितिकी की बात की जाए तो जो सतही पारिस्थितिकी होती है, इसका दृष्टिकोण ये था, ये इसमें विश्वास करती है कि जो प्रकृति एवं मानव एक दूसरे से अलग नहीं है, किंतु इन सभी समुदायों में प्राकृतिक पर्यावरण में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। और गहन पारिस्थितिकी कहती थी कि सभी समुदायों में सभी जीव समान प्रजाति के हैं, मतलब समान बराबर हैं, जितनी भी प्रजातियां हैं वो बराबर का महत्व रखती हैं, ठीक है। तो गहन पारिस्थितिकी समझ में आ गई, सतही पारिस्थितिकी समझ में आई। गहन पारिस्थितिकी अर्नीज नेस की संकल्पना थी। इनका यही मानना था कि सभी जितने भी प्रजातियां हैं पृथ्वी पर वो सभी बराबर हैं, लेकिन सतही पारिस्थितिकी में मनुष्य को प्रकृति में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की अगर हम उत्पादकता की बात करें तो किसी भी परितंत्र में सुपोषित हरी पत्ती वाले जो पौधे होते हैं, उनके द्वारा प्रति समय इकाई में जो भी ऊर्जा संचित होती है, वो जैविक पदार्थों की शक्ल में उस मात्रा को उसका पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता कहते हैं। कोई भी एक वातावरणीय जो भी पर्यावरणीय वातावरणीय प्रभाव है, वहाँ पे जो पौधे हैं, पौधों के द्वारा जो भी संचित ऊर्जा
इस्तेमाल की जाती है, उस संचित ऊर्जा का मनुष्य इस्तेमाल करता है या अन्य जीव जंतु इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, खाद्य का इस्तेमाल करते हैं, ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। तो उनका जो जैविक पदार्थों की शक्ल में जो मात्रा होती है वही उस पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता होती है। ठीक है। और हर पारिस्थितिकी तंत्र का और हर उस तंत्र में शामिल जितने भी अवयव हों जिनके द्वारा संचित ऊर्जा से पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता बनती हो, जो भी उत्पादक और उपभोक्ता होते हैं, उन सभी पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादकों की अपनी अलग अलग भिन्न भिन्न उत्पादकता होती है। ठीक है। अगर बायोमास की बात की जाए तो प्रति क्षेत्र इकाई में जीवित पदार्थों के सकल भारी या उनकी कुल मात्रा को बायोमास कहते हैं। ठीक है। यह शुष्क भार के रूप में प्रदर्शित करता है। बायोमास क्या है कि कोई भी एक क्षेत्रीय इकाई है जहाँ पे जो जीवित पदार्थ हैं उनकी जो पूरी कुल मात्रा होती है, जो उस जीवित पदार्थ के द्वारा उस उत्पादकता को बढ़ाती है, वही कुल मात्रा ही उसकी का है बायोमास है। ठीक है। उस पूरे भूमंडल पर, जैसे इस पूरे पृथ्वी पर जो भी चीज़ें पर्यावरण से रिलेटेड हैं या जो भी चीज़ें स्थित हैं, उनकी जो कुल मात्रा होगी, उनकी उत्पादकता की कुल मात्रा या उनकी संचित ऊर्जा की जो भी कुल मात्रा होगी वही उसका क्या होगा, बायोमास होगा। ठीक है। बायोमास ही उत्पादकता को डिफाइन करता है और उत्पादकता हर पर्यावरण से संबंधित जितने भी अवयव हैं उन सभी की उत्पादकता अलग अलग होती है। जैसे कि पेड़ पौधे पादप की, जंगल की उत्पादकता अलग होती है, जलीय की उत्पादकता अलग होती है, मरुस्थल की उत्पादकता अलग होती है। तो पर्यावरण के जो विभिन्न हैं, इन सब की उत्पादकताएं अलग अलग होती हैं। ठीक है। अगर समस्त पृथ्वी की उत्पादकता देखा जाए तो ये है 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। तो उत्पादकता जो है प्रति वर्ग मीटर और प्रति वर्ष में मापी जाती है। ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम आप उत्पादकता को याद रखते हैं तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और आगे हम इसका एक क्वेश्चन कराएंगे भी। जो एस्चुरी क्षेत्र होता है, एस्चुरी क्षेत्र क्या होता है, जहाँ जैसे भारत का जो पश्चिमी घाट का एरिया है, जहाँ पर नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, सीधे समुद्र में मिल जाती हैं, वहाँ पे एस्चुरी इलाका बनता है। तो जो एस्चुरी क्षेत्र होता है वहाँ पे प्राथमिक उत्पादकता 2000 होती है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन होते हैं या दलदली क्षेत्र होते हैं वहाँ प्राथमिक उत्पादकता 200 होती है, 200 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष होती है। जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं, मतलब पृथ्वी का भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में देखा जाए तो इनके बीच की जो पट्टी है, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। और इन वर्षावनों में अत्यधिक मात्रा में वर्षा होने के कारण यहाँ पर जो बायोमास है वो सर्वाधिक होता है और इसकी उत्पादकता भी सबसे ज़्यादा होती है। तो कहा जाता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उत्पादकता इस भूमंडल पर सबसे ज़्यादा है और एक लमसम रेशियो निकाला जाए तो 2000 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष की उत्पादकता इस वर्षावन की है। तो सर्वाधिक मात्रा में ये वर्षावन पाए जा रहे हैं कहाँ पे, पृथ्वी के भूमध्य रेखा 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 30 डिग्री साउथ के मध्य में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अति शुष्क रेगिस्तानी भाग या नग्न चट्टानों या हिम क्षेत्र पर उत्पादकता बहुत कम पाई जाती है। अर्ध शुष्क रेगिस्तानी भाग जैसे हमारे राजस्थान का जैसलमेर इलाका, ये अति शुष्क रेगिस्तानी भाग है। या अफ्रीका का सहारा मरुस्थल, ये क्या है, अति शुष्क रेगिस्तानी भाग हैं। और चाहे ये रेगिस्तानी भाग हो, चाहे नग्न चट्टाने हो या हिम क्षेत्र हो, जैसे कि अपना लद्दाख का एरिया, तो लद्दाख के एरिया में भी उत्पादकता 0 के लगभग है, मतलब 3 ग्राम प्रति है, बहुत कम उत्पादकता है। तो लद्दाख को भी क्या कहा जाता है, शीत का मरुस्थल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, गर्म मरुस्थल कहा जा सकता है, और थार के मरुस्थल को और लद्दाख के मरुस्थल को शीत का मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तान की झाड़ियाँ ये 70 हैं, खुले सागर 125 हैं, खुले सागर की 125 है। ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। टुंड्रा अल्पाइन क्षेत्र 140, मग्न तट 350। मग्न तट मतलब कि महाद्वीपीय
से महासागरीय के बीच का जो एरिया होता है, जहाँ पे महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जो वो क्षेत्र होता है, संक्रमण क्षेत्र होता है, उसको बोलते हैं मग्न तट। जैसे कि ये भारत का एरिया है, ठीक है, यहाँ पे सागरीय एरिया है, ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, ये जो इलाका होगा ये है मग्न तट, ठीक है। जरनदमुख में 2000 जरनदमुख, जहाँ पे जैसे ही कोई नदियाँ हैं ये जा आकर के समुद्र में मिल जाती हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, जरनदमुख बनता है। तो ये क्या होती है, यहाँ पे 2000 ग्राम है। वन की देखा जाए तो वन की 1290 है, ठीक है, वन की कितनी है, 1290 है। घास क्षेत्र की 600 है, ताजे जल की 1250 है, महाद्वीपीय क्षेत्र की 669 है और सागरीय क्षेत्र की 155 है। इसको याद रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं। खाद्य श्रृंखला क्या होता है कि जो भी हमारे उत्पादक उपभोक्ता होते हैं वो भी जो चीज़ें ग्रहण करते हैं वही उनका खाद्य होता है। और एक श्रृंखला में जो ग्रहण होती है, हमारी प्रकृति ने बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर तैयार किया है इस भूमंडल पर कि हर व्यक्ति का या हर जीव का जो भी भोजन होगा वो क्या होगा, इसका जो मात्रा है उसको प्रकृति ने बहुत ठीक ध्यान में रखकर इसका अनुपालन किया है। तो खाद्य श्रृंखला में देखा, खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का ऐसा क्रम है जिसमें कृषि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ध्यातव्य है कि क्यों ऊर्जा का प्रवाह दिशीय होता है, ठीक है। इनका यह कहना है कि जो भी खाद्य श्रृंखला होगी, जो भी खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता या उत्पादक होते हैं, उनमें जो ऊर्जा का प्रवाह होगा वो एक दिशीय होता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर बनता है, तो ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ठीक है। अगर हम देखें तो घास क्या है, उत्पादक है, घास क्या है, उत्पादक है, पेड़ पौधे उत्पादक हैं। ये उत्पादक घास को कौन ग्रहण करता है, टिड्डा को क्या बोलेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता किसका, उत्पादक का। उत्पादक को ग्रहण करने वाला पहला, तो इसे कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। टिड्डे को ग्रहण करने वाला मेढक, टिड्डे को कौन खा गया, मेढक, तो मेढक कौन क्या हुआ, द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। और मेढक को कौन खा गया, सांप, तो सांप क्या हुआ, तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। ऐसे क्रम बढ़ता जाता है, ठीक है। तो जो भी उत्पादक होता है, जो भी पादपी समूह होते हैं वो उत्पादक होते हैं, उनको ग्रहण करने वाला प्राथमिक उपभोक्ता, उनको ग्रहण करने वाला द्वितीयक उपभोक्ता और उनको ग्रहण करने वाला तृतीयक उपभोक्ता होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे घास को कौन खाती है, बकरी खाती है, और बकरी को कौन खाता है, मानव खाता है। तो घास को बकरी खाई और बकरी को आदमी खा गया, तो घास क्या हो गया, स्वपोषी या उत्पादक हो गया, और बकरी क्या हो गया, शाकाहारी उपभोक्ता हो गया। लेकिन मनुष्य क्या होगा, ये सर्वाहारी उपभोक्ता। मनुष्य सर्वाहारी क्यों हो गया, क्योंकि ये शाकाहारी भी और मांसाहारी भी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्वाहारी, ठीक है। अगर जीवी संगठक में उत्पादक की बात की जाए तो पेड़ पौधे और समुद्रों में शैवाल जो होते हैं ये उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता जानवर और मनुष्य, और अपघटक क्या होते हैं, कवक और जीवाणु। ये अपघटक भी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला को पूर्ण करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आहार श्रृंखला वास्तव में निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर में, ये कह रहा है कि कोई निम्न पोषण स्तर है और यहाँ पे उच्च पोषण स्तर है, तो इनके बीच में ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो श्रृंखलाबद्ध तरीके से होता है। आहार तथा ऊर्जा का वर्ग के जीवों में दूसरे वर्ग के जीवों में श्रृंखला रूप में स्थानांतरित होना ही आहार श्रृंखला कहलाता है। कोई भी एक वर्ग का जीव है दूसरे वर्ग के जीव में जो भी श्रृंखला होगी वही उसकी आहार श्रृंखला होगी। जैसे यहाँ पे देखा आपने, क्या है, घास है, घास क्या है, उत्पादक है। घास की उत्पादकता में जो इसका ऊर्जा है संचय सबसे ज़्यादा, मान लो ऊर्जा यहाँ पे 100% थी, ठीक है। जब इसको बकरी ने खाया तो बकरी के पास ऊर्जा जो संचय बचा वो 10% का बचा, और जब इसको मनुष्य ने खाया है तो मनुष्य को कितनी ऊर्जा मिली, इससे 1% मिली। तो मनुष्य के पास कितनी ऊर्जा पहुंची, 1%। मतलब हर बार का 10% ऊर्जा ही वह अपने आगे के जो भी आहार श्रृंखला होती हैं उनको डोनेट करते हैं, ठीक है। तो यही है। यह 2 चरण में होता है आहार श्रृंखला, एक चारण आहार श्रृंखला, जैसे जो पादप आहार श्रृंखला होती है जिसको चरने का, और एक अपरत आहार श्रृंखला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आहार जाल या खाद्य जाल क्या होता है।
जब यही आहार श्रृंखला, जब जटिल आहार श्रृंखला को जटिल आहार श्रृंखला हो जाती है तो उसे आहार जाल कहते हैं या खाद्य जाल कहते हैं। आहार श्रृंखला सरल एवं रचित नहीं रह पाती या स्थिर या समय पर संभव नहीं हो पाती। जैसे घास है, घास को कौन खा रहा है? बकरी खा रही है। बकरी को कौन खा रहा है? मनुष्य खा रहा है। या बकरी को कौन खा रहा है? लोमड़ी खा रही है। लोमड़ी को कौन खा रहा है? शेर खा रहा है। ठीक है। या बकरी को कौन खा रहा है? ये घास को कौन खा रहा है? टिड्डा खा रहा है। टिड्डा को कौन खा रहा है? मेढक खा रहा है। मेढक को कौन खा रहा है? सांप खा रहा है। सांप को कौन खा रहा है? सांप को मोर वगैरह खा रहे हैं। ठीक है। और मेढक यहीं पे है, टिड्डा है, तो टिड्डा को कौन खा रहा है? मान लीजिए छिपकली खा रही है या पक्षी खा रही है, और पक्षी को कौन खा रहा है? लोमड़ी खा रही है। लोमड़ी को कौन खा रहा है? शेर खा रहा है। तो ये जो श्रृंखला है ये जाल जैसा बनती जा रही है, तो यही क्या होगी? आहार जाल या खाद्य जाल। ठीक है। तो इसका जो कहने का तरीका है कि ये जब कई प्रजातियों के जन्म एक ही प्रकार के जीवन का भक्षण करते हैं, जब एक ही प्रजाति के सदस्य कई प्रकार के जंतुओं का भक्षण करते हैं तो ये क्या बनता है? आहार जाल या खाद्य जाल। ठीक है। स्थलीय परितंत्र की तरह ही समुद्री परितंत्र में भी खाद्य आहार श्रृंखला पाई जाती है। कैसे परितंत्र? समुद्री परितंत्र। जैसे स्थलीय परितंत्र में पाई जाती है उसे समुद्री परितंत्र में। समुद्री परितंत्र में पहले डाइटम होता है जहाँ पे लाइकेन वगैरह होती है, सपोसी होते हैं जो सूर्य की किरणों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर उनको खाने वाले क्रस्टेशिया शाकाहारी उपभोक्ता होते हैं, मछलियाँ होती हैं जो उनको खाती हैं। और मछलियों को कौन खाता है? हेरिंग होते हैं, या तो बड़ी मछली खा जाती है या मनुष्य खा जाता है। ठीक है। तो जो खाद्य का श्रृंखला है वो एक दिवसीय श्रृंखला समुद्री परितंत्र में भी पाया जाता है। और ऊर्जा का स्थानांतरण वही लिंडमान थ्योरी वाला कि यहाँ पे पहले 100% था, फिर जैसे मछलियाँ खाई इनके पास 10% बचता है, और आगे मनुष्य खाता है तो इनके पास 1% बचता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का प्रवाह। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है किसी भी पारिस्थितिक पर्यावरण में प्राथमिक स्रोत किसका ऊर्जा का होता है, तो ये सौर ऊर्जा का होता है। ठीक है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो ये एक दिशीय होता है। ठीक है। लिंडमैन का नियम जो हमने आपको बताया था कि खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर, अगर मान लीजिए फर्स्ट स्तर है, ये सेकेंड स्तर है, ये थर्ड स्तर है, प्रथम द्वितीय तृतीय सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा का अपने शरीर धार में रूपांतरण करता है। मान लीजिए यहाँ पे 100% थी, यहाँ पे 10% बची, यहाँ पे 1% बची। अगर कोई एक फोर्थ स्तर आ जाएगा तो यहाँ पे 0.1% बचेगी। ठीक है। तो इस तरीके से ऊर्जा का अगले भाग में स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं इस पे जो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका लगभग तैयार हो जाता है। ठीक है। एक घास स्थलीय परितंत्र में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? हमने आपसे बताया था जो कभी खाद्य श्रृंखला उसके क्या है कि पहले घास आएगी। ठीक है। घास बनी, फिर उसके बाद टिड्डा बना, टिड्डा आ गया, फिर मेढक आया, और मेढक को कौन खाया? सर्प खाया। ठीक है। सर्प खा लेता है। तो पहले घास, फिर टिड्डा, टिड्डा को कौन खाया? मेढक, मेढक को कौन खाया? सर्प। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? कह रहा जीवीय संगठक नहीं है। तो वनस्पति क्या है? जीवीय संगठक है। यहाँ पे जीवन होता है। जीवाणु क्या है? जीवीय संगठक है। जानवर क्या है? जीवीय संगठक है। लेकिन वायु क्या है? ये अजीव संगठक है। क्या है? अजैव संगठक है। अजैव संगठक का भौतिक संगठक क्या है? वायु है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र के ऐसे जीव जो किसका भोजन ग्रहण करते हैं?
उत्पादों को ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो उत्पाद को कौन ग्रहण कर रहा है, लोमड़ी ग्रहण कर रही है? नहीं, पहले घास आएगा, घास को बकरी खाएगी और बकरी को लोमड़ी खा रही है, तो लोमड़ी क्या है, तृतीयक उपभोक्ता है। बाघ लोमड़ी को खाता है, तो बाघ क्या है, चतुर्थ उपभोक्ता है। हिरण किसको खा रहा है, हिरण तो घास खा रहा है, तो हिरण क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। चींटी जो है ये वियोजक भी होती है और प्राथमिक उपभोक्ता भी होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, चींटी क्या होती है, चींटी वियोजक भी होती है और प्राथमिक उपभोक्ता होती है। तो ये दोनों सही, तो ऑप्शन 1 और 2 सही हो गया। खाद्य श्रृंखला में मानव है, खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है, एक निर्माता की भूमिका निभाता है। ठीक है, निर्माता नहीं, ये किस पर निर्भर करता है, ये उत्पाद पर निर्भर करता है। ये केवल प्राथमिक उपभोक्ता है? नहीं, ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होता है। ये केवल द्वितीयक उपभोक्ता होता है? नहीं, तो ये होता क्या है, ये प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता होता है। तो मानव क्या है, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं। तो समुद्री वातावरण का जो मुख्य प्राथमिक उत्पाद क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन, ये समुद्री उत्पाद का मुख्य प्राथमिक उत्पाद होता है। ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में, जैसे पादप स्थलीय मंडल में बनाते हैं, वैसे ये जलीय मंडल में फाइटोप्लैंक्टन बनाते हैं। ये भी वहाँ के वन माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? अजैविक घटक में कौन उत्पादक घटक है? गाय, मोर, बाघ, हरे पौधे। तो इसमें क्या हो जाएगा, हरे पौधे। ठीक है, ये अजैविक घटकों में उत्पादक का घटक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत क्या आता है? प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी जंतु, हरित पादप। तो प्रथम पोषण स्तर किसका होता है, उत्पादक का होता है, और उत्पादक क्या है, हरित पौधे। ठीक है, ये उत्पादक होते हैं, ये प्रथम पोषण स्तर होता है। आगे बढ़ते हैं। जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य करता है। जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य कौन है जो बिचौलिए का कार्य करता है? तो कौन करता है बिचौलिए का? तो जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा उत्पादक हो जाएगा। ठीक है, तो जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन कर रहा है? उत्पादक कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि वे सभी पौधे जो कि क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में अपना ये भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य ये इसलिए बिचौलिए का कार्य करते हैं क्योंकि जहाँ ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तथा वहीं दूसरी ओर मृदा से खनिज व पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। मृदा से जब खनिज व पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और स्वयं जो भी उपभोक्ता होते हैं उनके लिए ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत के रूप में ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये बिचौलिए का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पारिस्थितिकी पिरामिड। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। एल्टन की विचारधारा, पारिस्थितिकी पिरामिड किसकी विचारधारा थी? ये एल्टन की विचारधारा थी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के विभिन्न पोषण स्तरों से होकर स्थानांतरण एवं गमन मार्गों तथा विभिन्न पोषण स्तरों पर भंडारित सकल बायोमास पर विचार किया जाए तो आहार श्रृंखला में उच्च पोषण स्तर से प्रजातियों की संख्या, सकल बायोमास तथा ऊर्जा की सुलभता को प्राप्तता से इस तरह से ह्रास होता है कि उनका आकार पिरामिड जैसा हो जाता है। इस परिस्थितियों को हम पिरामिड कहते हैं। इनका ये कहने का मतलब है कि कोई भी एक पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें ऊर्जा, पोषण स्तर और बायोमास को अगर देखा जाए एक तरीके से, तो आगे के क्रम में इस प्रकार से उनमें ह्रास होता है वो एक पिरामिड जैसा दिखता है। जैसे किसी भी एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संख्या में उत्पादक थे, ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता इसमें थोड़ा सा कम थे, इनको खाने वालों की संख्या थोड़ा सा कम थी। तो इस तरीके से ये पिरामिड की तरीके से बनता जा रहा है।
ठीक है। तो यही ये बात कह रहा है कि पिरामिड क्या होता है, वो चाहे ऊर्जा का स्तर हो, चाहे बायोमास का स्तर हो, या उनकी संख्या को लेकर स्तर बनाया जाए तो वो एक पिरामिड जैसा दिखाई पड़ता है, क्योंकि आगे के क्रम में उनमें ह्रास होता है या वृद्धि होती है, जो कि एक पिरामिड जैसा होता है। तो पिरामिड का आकार क्या होता है, या तो सीधा होता है या उल्टा होता है, क्योंकि आगे क्रम में ह्रास भी हो सकता है और वृद्धि भी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, संख्या पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड या बायोमास पिरामिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संख्या पिरामिड में बायोमास पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड। अगर संख्या पिरामिड की बात की जाए तो संख्या पिरामिड में उत्पादकों और विभिन्न स्तरों के उपभोक्ताओं की संख्याओं के बीच जो संबंध को दर्शाता है। जो भी उत्पादक हैं और उपभोक्ता हैं उनके बीच जो संख्याओं का जो क्रम होगा वो या तो सीधा होगा या उल्टा होगा। तो संख्या पिरामिड सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि संख्या पिरामिड सीधा होता है कि उल्टा होता है, बायोमास पिरामिड सीधा होता है कि उल्टा, ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है। तो सीधा और उल्टा या इनका जो कॉन्सेप्ट होता है कि सीधे दे देगा कि इसका घास स्थल का या तालाब स्थल का पिरामिड कैसा बनेगा, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इनकी संख्याओं का, जैसे अगर हम घास स्थल की बात करें तो अगर संख्याओं के रूप में बात करें घास स्थल पर, तो घास वनस्पतियाँ तो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो सीधी सी बात है, अगर घास स्थल पर घास वनस्पतियाँ ज़्यादा होती हैं तो ये संख्या पिरामिड में सबसे ज़्यादा होगा। तो घास सबसे ज़्यादा हो गया। घास को खाने वाले कीटों की संख्या बहुत कम थी, मतलब बहुत कम क्या, कम ही थी, तो उनकी संख्या कम हो गई। कीटों को खाने वाले सांप की संख्या कम हो गई और उसको खाने वाली बाज की संख्या कम होगी। हमने आपको पारिस्थितिकी में एक और पर्यावरण में एक टर्म बताया था कि शाकाहारी से की संख्या मांसाहारी से ज़्यादा होती है और उत्पादक की संख्या उपभोक्ता से ज़्यादा होती है। मतलब जो भी चीज़ें खाने की हैं वो अगले वाले जो भी पर्यावरण से रिलेटेड तत्व होंगे उनकी संख्या अगले वाले की अपेक्षा जो पीछे वाले में ज़्यादा होती है। तो ये संख्या ज़्यादा होती है। अगर इसको एक क्रम में लगाया जाता है तो ये किसका निर्माण करता है? ये एक पिरामिड का निर्माण करता है। तो संख्या पिरामिड में जो घास स्थल का पिरामिड होता है ये कैसा बनता है? ये बनता है सीधा। ठीक है, आगे तालाब का देखते हैं। तालाब में तालाब होता है एक बड़ा सा, तालाब में बहुत सारे कीड़े मकोड़े कीट होती हैं या फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। उन सबको खाने वाला कौन होती है? छोटी मछली होती है। और छोटी मछलियों की संख्या से कम होती है बड़ी मछली जो छोटी मछलियों को खा जाती है। अगर इनको एक क्रम में लगाया जाए तो ये भी पिरामिड सीधा बनता है। तो तालाब का पिरामिड भी कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ठीक है, अब पेड़ का पिरामिड देखा जाए तो पेड़ तो एक बड़ा सा पेड़ हुआ, पेड़ की संख्या क्या हुई? एक ही हुई, बड़ा सा पेड़ हुआ। उस पेड़ पर बहुत सारी मात्रा में चिड़ियाँ हुई। ठीक है, और उन चिड़ियों, शाकाहारी चिड़ियाँ हुई और उन चिड़ियों से क्या हुआ? सांप हो गया, गिलहरी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हुई और इन सब से एक परजीवी। तो इनकी संख्या लगातार बढ़ती गई। तो इसके जो पेड़ का पिरामिड होता है संख्या पिरामिड में वो क्या बनता है? उल्टा बनता है। इसको याद रखना है कि संख्या पिरामिड में पेड़ का पिरामिड उल्टा बनता है। ठीक है, क्योंकि चिड़ियों की मात्रा या परजीवियों की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, चिड़ियों की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी तो जो इसका पिरामिड होगा वो उल्टा बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। इस बात को याद रखना है कि ऊर्जा का पिरामिड कुछ भी हो जाए, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। क्यों सीधा बनता है? क्योंकि लिंडमान का थ्योरी क्या कहता है कि उत्पादक में 100%, उसके आगे जाएगा प्रथम उपभोक्ता में 10% और उसके आगे जाएगा तो द्वितीय उपभोक्ता में 1%, आगे जाएगा तो 0.1। मतलब लगातार ऊर्जा का ह्रास होता है, इसलिए ऊर्जा का पिरामिड उल्टा बनता है, सीधा बनता है, सीधा बनता है। इसलिए ऊर्जा का क्योंकि यहाँ पे क्या है 100%, उसके ऊपर 10%, उसके ऊपर 1%, उसके ऊपर और 0.1%। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संख्या का पिरामिड वृक्ष परितंत्र पर उल्टा हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उल्टा होगा ही, उल्टा हो सकता है। जब
पक्षियों की संख्या वृक्ष से ज़्यादा होती है। जैव भार का पिरामिड समुद्री परितंत्र पर उल्टा होता है। जैव भार का पिरामिड समुद्री परितंत्र पर उल्टा क्यों होता है, इसको ऐसे देखते हैं कि जो जैव भार है, छोटी मछलियों की संख्या पहले बड़ी मछली होती है, इस पे बहुत सारी मात्रा में छोटी मछलियाँ होती हैं, ठीक है। और जो छोटी मछलियाँ होती हैं, जैव भार है ना, भार की बात कर रहा है, संख्या की बात नहीं कर रहा है। तो बड़ी मछलियों की भार छोटी मछलियों से ज़्यादा होगी। इनको खाने वाली जो क्या नाम है, फाइटोप्लैंक्टन होंगे, वनस्पतियाँ होंगी, या लेगीज होंगे, एल्गी होगी, उन सबको खाने वालों की संख्या का जो भार होगा वो इनसे कम होगा। तो अगर भार में देखा जाए तो इसका पिरामिड कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है, समझ गए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस कुछ करते हैं। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो क्या है, तो यह है सौर ऊर्जा। और पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा होता है, सूर्य होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है, तो इसका जो प्रेरक बल होता है वो सौर ऊर्जा होता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है, उसका सौर ऊर्जा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बीओ 2019 का है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, कोई भी अगर पारिस्थितिकी तंत्र है तो ऊर्जा का पिरामिड शायद सीधा और उल्टा हो सकता है। हमने बताया कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र होगा जिसमें ऊर्जा का पिरामिड सीधा भी हो सकता है, उल्टा हो सकता है। अगर संख्या पिरामिड की बात की जाए तो घास स्थल और तालाब का पिरामिड सीधा बनता है, लेकिन जो पेड़ का पिरामिड बनता है वो उल्टा बनता है, ठीक है। ये संख्या पिरामिड की बात की जाए। और ऊर्जा पिरामिड की बात की जाए तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, ठीक है। अगर समुद्री पिरामिड की बात की जाए तो जो समुद्री भार के जो पिरामिड होता है वो सदैव उल्टा बनता है, ठीक है। तो शायद सीधा और उल्टा बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें सीधा और उल्टा हो जाएगा। आगे बढ़, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस परीक्षा 2015 में पूछा गया था। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषक स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है, घट सकती है, क्या होता है। इसका जो आंसर होता है वो घटती है। किसके अनुसार, लिंडमान थ्योरी। कितना, 100%, फिर 10%, फिर 1%, फिर आगे ऐसे घटती जाएगी। मतलब जो भी बचेगा उसका केवल 10% भाग ही आगे की ओर स्थानांतरित होगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें घटती है। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है, तो कोई भी अगर पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जो उच्चतम पोषण स्तर है ये प्राप्त करता है सर्वाहारी। सर्वाहारी उच्चतम पोषण स्तर का प्राप्त करता है। और सर्वाहारी कौन है, मनुष्य। मनुष्य सबको मार के खा जाता है, इसलिए मनुष्य उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता, हमने अभी आपको बताया था। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है, तो वो है तालाब। जब तालाब में या जल में हम जीव भार के पिरामिड की बात करेंगे, जीव भार के पिरामिड की बात करेंगे तो ये कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में बनता है, तो पूरे बायोमास में एक उल्टा पिरामिड समुद्र के जीव भार में उल्टा बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार और फिर से पिरामिड वाला क्वेश्चन, पिरामिड को हम पढ़ समझ लेते हैं। यह है संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड को अगर देखा जाएगा, संख्या पिरामिड जिसमें संख्याओं को गिना जाएगा तो घास स्थल पर सीधा बनेगा, तालाब पर सीधा बनेगा और पेड़ पर उल्टा बनेगा। जब बायोमास का पिरामिड देखा जाएगा तो बायोमास का पिरामिड सब जगह तो सीधा बनेगा, लेकिन तालाब में बायोमास का पिरामिड या जलीय भाग में उल्टा बनेगा। और ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा बनता है, सदैव सीधा बनता है, सदैव इसका पिरामिड सीधा बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए
इकोटोन क्या होता है। ये शब्द बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। दो या दो से अधिक विभिन्न समुदायों के मध्य जो संक्रमण क्षेत्र होता है उस संक्रमिका को क्या कहते हैं। कोई एक समुदाय है, मान लीजिए ए है, और ये दूसरा समुदाय है, ये बी है, इनका ये जो संक्रमण क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, इकोटोन। और इसकी उत्पादकता बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे दो क्षेत्रों का संक्रमण पट्टी होती है, मतलब यहाँ की भी उत्पादकता है और यहाँ की उत्पादकता, तो इकोटोन की उत्पादकता बहुत ज़्यादा होती है। सेरे क्या होता है, एक वनस्पति समुदाय से दूसरे वनस्पति समुदाय में क्रमिक परिवर्तनों की संक्रमणकालीन अवस्था को हम सेरे कहते हैं। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है, जो भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो तत्वों का चक्रण होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। ये भी यूपीपीसीएस प्री में 2-3 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है। ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट हमने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ये अक्सर पूछा जाता है। तो अगर इसके क्रम को देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है, न्यूडेशन जिसको बोलते हैं निम्नीकरण। दूसरे पास क्या होता है, माइग्रेशन जिसको बोलते हैं प्रवास। तीसरा क्या होता है, अवस्थापना इसाइस जिसको बोलते हैं। ठीक है। चौथा क्या होता है, रिएक्शन, क्या होगा, रिएक्शन प्रतिक्रिया। और पांचवा क्या होगा, स्टेबलाइजेशन मतलब स्थिरीकरण। पहले क्या होगा, भूमि का निर्माण होगा, भूमि के निर्माण के बाद नए पादप या चीज़ों का आगमन होगा, फिर क्या होगा, उसकी स्थापना होगी, वो सरवाइव करेगा, फिर प्रतिक्रिया होगी, प्रतिक्रिया क्या होगा, वही बचेगा, फिर वो स्थिर रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही होगा ये। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदल जाता है वो क्या कहलाता है। अभी हमने बताया सेरे क्या है कि समुदाय का वह अवस्था जिसमें कोई भी एक समुदाय का एक जो निश्चित स्थान पर वो दूसरे स्थान में जाकर बदल जाएगा, तो उसको क्या बोलते थे, सेरे बोलते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार छोटे एग्जाम में पूछा जाता है, यूपी टेट पेट या सीटेट वगैरह में। तो ये कौन सा है, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी मित्र नहीं बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी ग्रहण करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी मित्र नहीं बोलते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है। अभी बताया दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है, इकोटोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र किसका है, ये सब समुद्र का। समुद्रिक पारितंत्र सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है। 97% भाग पर किसका पारिस्थितिकी तंत्र है, समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र है। आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। हमने लगभग सारे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे पर्यावरण पारिस्थितिकी से रिलेटेड उसके कंप्लीट किए हैं। इसके बाद हम क्वेश्चंस को करते जाएंगे, टॉपिक को निपटाते जाएंगे। जैसे इसके बाद हम करेंगे जैव विविधता, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम पर्यावरण संरक्षण जो विभिन्न प्रकार के अधिनियम संगठन हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो या भारत स्तर के हो, जो भी भारतीय पर्यावरण से रिलेटेड जो भी संगठन बनाए गए हैं, जो भी अधिनियम बनाए गए हैं, उसको करेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इसी के आगे क्रम में हम भारत में उपस्थित जितने भी नेशनल पार्क हैं, बायो रिजर्व हैं, इनके क्वेश्चंस करेंगे और इनके एक समरी क्लास करेंगे। तो अभी 3-4 क्लास में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।